नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिस से जिद में। आज हम बात करेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में कोई भी विधान कैसे बनता है, विधेयक कैसे पास होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक डिफ्रेंसिएशन है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में, क्या अंतर है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरकारी विधेयक होता क्या है। सरकारी विधेयक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सरकारी मतलब सरकार का ही कोई आदमी होगा जो उस विधेयक को रखेगा, यानी कि या तो वो मंत्री है, ठीक है, या सरकार का ही कोई भाग है, तो मंत्री ही ज़्यादातर इस विधेयक को रखते हैं। और गैर सरकारी का मतलब होता है वो मंत्री नहीं है, ठीक है, किसी भी सदस्य जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा ये गैर सरकारी विधेयक रखा जाएगा। तो दोनों में जरा डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं। पहला है, इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सरकारी विधेयक है तो मंत्री द्वारा ही पेश किया जाना चाहिए। और इधर है गैर सरकारी में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। तो मंत्री जो नहीं है, अन्य जो भी सदस्य है वो इस विधेयक को वहां पर रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं। अगला अंतर है कि यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। तो इस विधेयक, अगर जो सरकारी विधेयक है, इसके द्वारा हम सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं के बारे में हम यहाँ पर जैसे कोई नीति बनानी है सरकार द्वारा या कोई योजना बनानी है तो यहाँ पर वो रखा जाएगा सरकार के मंत्री द्वारा, ठीक है। और इधर है, यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि कोई सार्वजनिक मामला है तो उस पर विपक्ष का क्या मत है, ठीक है, उसके लिए यह विधेयक लाया जाता है। अगला अंतर है कि संसद में पारित होने की अत्यधिक उम्मीद रहती है। क्यों उम्मीद रहती है? भाई सरकार पक्ष में है, ठीक है, सरकार द्वारा लाया जा रहा है और सरकार किस में है? बहुमत में है। तो अगर सरकार बहुमत में है तो कोई भी विधेयक रखेगी तो बहुमत से पास हो जाएगा। तो कहने का मतलब संसद में पारित होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। अगर हम इधर करें विपक्ष की बात, संसद में पारित होने की उम्मीद कम रहती है। उम्मीद कम क्यों रहती है? भाई विपक्ष के बाद हमारे पास बहुमत ही नहीं है। जब बहुमत नहीं है किसी चीज़ का तो वहाँ पर पारित होने की संभावना उसकी क्या रहेगी? कम रहेगी। फिर अगला अंतर है कि सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर सरकार के मंत्री ने ही कोई विधेयक रखा है और वही पेश नहीं हो पा रहा है, पारित नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बहुमत है, ठीक है, उसी में से कोई गद्दारी कर रहा है। ये चीज़ हम बता चुका हूँ पहले ही। मान लीजिए यहाँ पर 273 का बहुमत है, ठीक है, जो बहुमत दल में है बहुमत, और 270 क्या है? बहुमत में नहीं है। टोटल सीटें हमारी 543 हैं। 273 बहुमत, 270 बिना बहुमत के विपक्ष में। तो कहने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए पारित नहीं होना है तो पारित नहीं होने का मतलब ये है कि विपक्ष में वोट ज़्यादा पड़े हैं 270, और इधर से भी मान लीजिए 3 वोट पड़ गए बहुमत वाले, तो समझा जाता है कि जो सरकार के पक्ष की तरफ का व्यक्ति था उसने विपक्ष में वोट डाल दिए, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि सदन द्वारा अगर अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। अब वो सरकार क्या है? अपना विश्वास खो दे रही है। विश्वास खो दे रही है मतलब अविश्वास उसके खिलाफ पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक है, ठीक है, जो सरकार के मंत्री द्वारा लाया जा रहा है, अगर वो पास नहीं हो पाया तो वहाँ पर सरकार को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो प्रश्न उठता है, क्या अब चुनाव फिर से होंगे? तो जी नहीं, चुनाव फिर से नहीं होंगे। अब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्ति के आधार पर बताएगा कि अगले दल को वहाँ पर कहेगा कि भैया अब आइए सरकार बनाइए। अगर अगला दल गठजोड़ करके या गठबंधन करके सरकार बना लेती है तो ऐसी कंडीशन में सरकार फिर चलने लगेगी। मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल होता है, पिछली सरकार ने 2 साल, ठीक है, चलाए, और कोई ऐसा विधेयक रखा जो वहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है, सदन द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में सरकार गिर जाएगी। और आगे के जो 3 साल हैं, ठीक है, अब वो जो दूसरा दल है जिसको राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया है, अगर उसने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया तो अब वो 3 साल तक उसका कार्यकाल बना रहेगा। अन्यथा की स्थिति में अगर किसी दल द्वारा बहुमत सिद्ध नहीं किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पुनः चुनाव होंगे,
ठीक है, और नई लोकसभा का गठन होगा। तो यहां पर सदन द्वारा अगर अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और इधर क्या है, इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये गैर सरकारी विधेयक है, ठीक है, अन्य सदस्यों द्वारा इसको लाया गया है। अगला अंतर है कि सदन में पेश होने के लिए 7 दिन का नोटिस होना चाहिए। यहाँ कम से कम 7 दिन का नोटिस होना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये इस विधेयक को हम रखने जा रहे हैं, है ना। 7 दिन पूर्व की सूचना यहाँ पर देना अनिवार्य है। और इसमें क्या है, 1 महीने की सूचना देना होता है, 1 माह की सूचना। यहाँ पर सिर्फ 7 दिन की सूचना है और वहाँ पर 1 माह पूर्व बताना होगा कि ये जो गैर सदस्य है कोई 1 माह पूर्व सूचना देगा कि हमें ये प्रस्ताव लाना है, ये विधेयक लाना है पटल पर। अगला अंतर है कि इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से पेश किया जाता है, ठीक है। कोई भी विभाग है, ठीक है, जिसको सरकारी विधेयक रखना है, अब वो वहां सदन का जो विधि विभाग होगा उसके परामर्श से ही वो क्या करेगा, पेश कर सकता है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है रूल, इसमें जो भी सदस्य इस विधेयक को रख रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है वो कैसे रखेगा, ठीक है, पटल पर। तो ये तो रही बात हमारे सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर की। अगर हम बात करें विधेयक की, तो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि साधारण विधेयक को कैसे लाते हैं, कैसे पास करते हैं, कैसे पारित करते हैं, धन विधेयक को कैसे लाया जाता है, कैसे पास करते हैं, उसको कैसे पारित करते हैं। इसी तरह वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें और जुड़े रहें हमारे चैनल ऑफिसर्स जिद से, ताकि समय समय पर आपको हमारे अपडेट्स प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।